देखो, किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि हम उसको पढ़ क्यों रहे हैं, है ना। तो अगर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं आगे देख लेंगे, लेकिन उससे पहले मेन चीज़ ये है कि हमें पॉलिटी में पढ़ते क्यों हैं और क्या पढ़ते हैं। जैसे हम जानते हैं कोई भी समाज है, जैसे मान लो ये एक कंट्री है। कौन सा कंट्री है ये इंडिया है मान लो, ठीक। यहाँ पर लोग रहते हैं यहाँ पर लोग रहते हैं, और ये लोग अगर चाहें तो मान ले एक ये इंसान एक भी है, अगर ये चाहें तो ऐसा मार दे, ये चाहे ऐसा मार दे, ये इसके घर चोरी कर ले, इसके घर चोरी कर ले, या कोई भी कुछ अगर ऐसा हो जाए कि किसी के पास कोई भी पावर हो, कोई भी कुछ भी करने लगे, तो उस तरह के सिस्टम को, जहाँ पर इसमें कोई भी कुछ भी करने लगे, उस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं एनार्की, मतलब अराजकता हो गई, ठीक। लेकिन कोई भी समाज इस तरह से तो चल नहीं सकता जहाँ पर लोग हों वो एक दूसरे से के साथ कुछ भी करें। इन्हें चलने के लिए, इन्हें हम एक समाज की तरह फंक्शन करने के लिए कुछ नियम कानून चाहिए होंगे, या फिर इंग्लिश में बोलें तो रूल्स और रेगुलेशन चाहिए होंगे, ठीक है। अब ये रूल्स रेगुलेशन नियम कानून किस किस तरह से बनेंगे ये एक अलग बात है, लेकिन इन्हें कुछ तो नियम चाहिए होंगे जिससे कि ये एक समाज जो है ये इस्टेब्लिश समाज रह सके। तो जो नियम और कानून किसी भी समाज को रन करने के लिए चाहिए होते हैं, वो हम पढ़ते हैं एक सिस्टम के तौर पर, एक उसे हम बोलते हैं पॉलिटी। अब ये पॉलिटी कई तरह से हो सकती है, जैसे कि इस पॉलिटी में राजशाही हो सकती है जहाँ पर एक राजा हो, वो अपने नियम कानून चलाए, या फिर एक ऐसा राजा हो सकता है, राजशाही एक इस तरह की जहाँ पर राजा के लिए भी नियम कानून लिखे दिए हों पहले से ही, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, मतलब संवैधानिक राजशाही। या फिर तानाशाही हो सकती है। तानाशाही मतलब जो राजा जी बोलेंगे वही सही है। अगर राजा ने बोल दिया कि आज से हंसना बंद, तो हंसना नहीं पड़ेगा। या फिर किसी और तरह से हो गई तो वो हो गई डेमोक्रेसी। एक डेमोक्रेसी भी होती है ना, लोकतंत्र। एक और फॉर्म हो सकता है, वो क्या फॉर्म हो सकता है कि शरीयत नियम चले, शरीयत कानून चले, शरिया कानून, या फिर मनुस्मृति के कानून चलें, हिंदू वाले जो होते हैं। मतलब कोई भी नियम और कानून जो एक अलग तरह से डिफाइंड हो, उनके अलग प्रोसीजर हो, प्रोसीजर मतलब अलग तरह से वर्क करते हो, तो वो जिस सब्जेक्ट के अंतर्गत हम पढ़ते हैं वो बोलते हैं उसे हम पॉलिटी, जिसमें हम नियम कानून रेगुलेशन ये पढ़ते हैं। लेकिन अब ये भी देखने की बात है कि रेगुलेशन जो है हम किसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, या राजशाही के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्ची के अंदर पढ़ रहे हैं, या फिर तानाशाही के अंदर पढ़ रहे हैं। सही है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें, अब हम सिर्फ अपने देश के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे जो भी हम पढ़ेंगे। अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो शुरुआत से तो राजशाही थी, है ना। फिर ये प्राचीन भारत कहाँ तक होता है कि बीसी, प्राचीन भारत मतलब तो 10,000 बीसी से लेकर और लगभग 1000 एडी तक। तो राजशाही थी प्राचीन भारत में, राजशाही ही थी मध्यकालीन भारत में। फिर जब अंग्रेज आए, मतलब जब ब्रिटिश आए, तब ये चीज़ बदली और ब्रिटिश ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के तरह
के रूप में राज किया। कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का मतलब उनका एक संविधान था, लेकिन वो संविधान के ही नियमों कानून पर राजा वर्क करता था। राजा अभी भी करता है, इनका संविधान अभी भी ऐसा है। और वो राजा जो है वो पार्लियामेंट में नियम कानून बनते थे, उनका पार्लियामेंट भी है। लेकिन अंग्रेज अपने देश में तो इस तरह से राज करते थे, लेकिन जो ब्रिटिशर्स, अंग्रेज को ब्रिटिशर्स भी बोलते हैं, ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर कैसे अपनी गवर्नमेंट चलाई, वो चलाई अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कानून से। अब तुम्हें समझ दिमाग में क्वेश्चन आया कि इंडिया में अंग्रेज यहाँ रह रहे हैं तो कानून कैसे बना रहे हैं ये लोग, है ना। कानून कैसे बन रहे हैं, कानून तो अब बनते हैं। तो ये इंडिया है, और जिसे कहते हैं यूरोप में ये इंग्लैंड है, इंग्लैंड है ब्रिटिश, ठीक। तो यहाँ के कुछ लोग यहाँ राज करने आ गए, तो इनडायरेक्टली जो कंपनी राज कर रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, वो इनडायरेक्टली इनके प्रतिनिधित्व थी, किसका, इंग्लैंड का। तो जो सरकार यहाँ पर जो नियम कानून लागू होंगे वो यहाँ की सरकार बनाती थी। यहाँ का जो पार्लियामेंट था, जिसे संसद बोलते हैं हिंदी में, तो यहाँ का जो पार्लियामेंट था, यहाँ पे जो लोग पार्लियामेंट होते थे वो यहाँ के लिए कानून बनाते थे, ठीक। अब वो कानून कैसे कौन से बनते थे वो आगे हम देखेंगे। तो ये अलग अलग कानून बनाकर यहाँ पर राज करते थे। तो इसको इंडिया के लोग ये भी डायरेक्ट नहीं करते, कह सकते थे कि ये हम पर हुकूमत ज़बरदस्ती वाली कर रहे हैं, लेकिन ये कानून बनाकर राज करते थे। तो यहीं से इनके कानून बनाते बनाते एक टाइम पे ऐसा हुआ कि जो भारत के लीडर्स थे, उनको जब उन्होंने अपने स्वराज की घोषणा की कि हमें स्वराज मीन्स अपना राज चाहिए, तब उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने की भी ज़रूरत महसूस हुई। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ बोले थे कि तुम अगर अपना राज चलाओगे तो नियम कानून कहाँ से लाओगे, क्योंकि तुम्हारे धर्म देश में मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, सबके लिए अलग अलग कानून कैसे बनाओगे। तो जब ये कानून बनाने की बात हुई, संविधान बनाने की बात हुई, तो सबसे पहले 1934, जिसे कह सकते हैं 1934 में M.N. रॉय एक नेता थे। कौन से नेता थे ये? कम्युनिस्ट नेता थे, कम्युनिस्ट नेता थे। इन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश सरकार से कहा कि हमें तुम एक क्या बनाने को दो, संविधान सभा बनाने को दो, फिर हम तुम्हें बताते हैं कैसे कानून बनते हैं, कैसे संविधान बनता है। तो इन्होंने सबसे पहले मांग की थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की। ऐसे ही जब हम मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो देखते हैं कि इस सब को आगे जाके जब विश्व युद्ध चलने लगा, जब विश्व युद्ध, कौन सा विश्व युद्ध, वर्ल्ड वॉर 2। अब वर्ल्ड वॉर 2 कैसे हुआ, ये 1940s के टाइम पे होता है, 1940 के दशक में। ये कैसे हुआ ये हिस्ट्री का टॉपिक है। लेकिन जब ये विश्व युद्ध चलने लगा तो अंग्रेज़ जैसे मान ली ये विश्व युद्ध चल रहा है, ठीक। अब वर्ल्ड वॉर का मतलब हुआ कि एक तरफ कई सारे देश होंगे, दूसरी पार्टी में कई सारे गैंग देश होंगे। जोश फिल्म देखिए, एक तरफ होता है बिच्छू गैंग और एक ईगल गैंग, ऐसा समझ लेते हैं इसको। तो ईगल गैंग में अलग अलग लोग थे, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके मतलब ब्रिटिश, रशिया। और ये बिच्छू गैंग में थे जर्मनी, जापान और बाकी के देश, इटली, ये सब लोग इसके साथ थे। तो ये दो गैंग आपस में लड़ गए, गैंग मतलब देश। तो इसको वर्ल्ड वॉर घोषित कर दिया गया। लेकिन ये दूसरी बार थी, पहली बार नहीं, दूसरी बार लड़े थे। अब इस समय अंग्रेज़ों को चाहिए थे कौन, सैनिक, सोल्जर चाहिए थे इंडिया से। अब सैनिक चाहिए थे, लेकिन इंडिया में चल रहा था क्या, स्वतंत्रता आंदोलन, इंडिपेंडेंस स्ट्रगल। तो जब उन्हें ये लोग चाहिए थे सैनिक, तो कांग्रेस वाले जो थे या फिर जो भी हमारे देश के लीडर थे, उन्होंने कहा कि हम आपको सैनिक तभी देंगे जब हमारी कुछ शर्तें मानी जाएंगी। तो उन शर्तों के मानने के लिए इन्होंने अगस्त के महीने में, किसने, अंग्रेज़ों ने अगस्त के महीने में एक ऑफ़र दिया, जिसको हम कहते हैं अगस्त ऑफ़र। कब दिया, 1940 में। और इसमें कहा कि हम एक मिशन भेजेंगे, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भेजेंगे जो आपके लिए एक वकालत करेगा, जो आपसे कहेगा कि हाँ आप एक स्वतंत्र अलग तरह से एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट मतलब एक आज़ाद संविधान अपना बना सकते हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशन में कुछ कमी खराबी आई या फिर फेल हो गया, तो एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, जिसमें ये कहा गया कि कैबिनेट मिशन का मतलब होता है कि जो मैंने तुम्हें बताया था ना, ब्रिटेन में एक पार्लियामेंट था,
तो पार्लियामेंट में जो कुछ मंत्री थे, मुख्यमंत्री उन्हें कैबिनेट बोलते थे, तो वो मंत्री जो है इधर आए, वहाँ के उनके डेलीगेशन यहाँ आई, उन्होंने एक कैबिनेट प्लान जो है, कैबिनेट मिशन दिया। और इसके बाद तो फिर इसके बाद यहाँ पर कैबिनेट मिशन के बाद संविधान सभा बनती है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है। मतलब यहाँ जो हमारा भारत देश है, देख लो, समझ लो, रफ डायग्राम। तो यहाँ पे जो जगह जगह से जो लोग हैं उनके प्रतिनिधित्व चुन के आते हैं, मतलब उनके रिप्रेजेंटेटिव इंग्लिश में बोलते हैं, तो प्रतिनिधि चुन के आते हैं। वो किस तरह से चुनते हैं वो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ से चुन के आते हैं और एक सभा बनती है। सभा कैसे बनती है? कुछ लोग इकट्ठे होते हैं एक हॉल में, है ना, तो एक सभा बनाई जाती है, उसे बोलते हैं संवैधानिक सभा। और ये कब बनती है? 1946 में। और इसमें कितने लोग होते हैं? टोटल स्ट्रेंथ इसकी होती है मतलब 389 मेंबर्स। कितने सदस्य होते हैं इसके? ये इंडिया नहीं, पाकिस्तान भी था उस समय और ये बांग्लादेश भी था उस समय। इस सब से मिला के कितने मेंबर बनते हैं? 389 389 मेंबर बनते हैं। लेकिन इसमें भी एक, अगर हम इसके और अंदर जाएं और ये देखें कि 389 मेंबर्स कहाँ कहाँ से थे, तो 389 मेंबर्स जो हैं उसमें से 296 296 मेंबर्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया से थे। मतलब वो उस इंडिया से थे जो इंडिया अंग्रेज़ों के डायरेक्ट कंट्रोल में था, जहाँ पर अंग्रेज़ कैसे राज करते थे? डायरेक्ट। और 93 जो सीट्स थी, अरे यार, 93 जो सीट्स थी वो जो थी वो प्रिंसली स्टेट थे। प्रिंसली स्टेट वो स्टेट हुआ करते थे, जैसे कि प्रिंसली स्टेट में जो हमारा इंडिया था, जैसे ये इंडिया है, तो यहाँ पर कुछ जगह पे अंग्रेज डायरेक्ट राज करते थे, डायरेक्ट मान लो यहाँ पे। और कुछ जगह पे जैसे मान लो कि ये यहाँ पर भोपाल है, तो भोपाल है, भोपाल जो जगह है यहाँ पर कोई एक राजा राज करता है। अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेज़ों ने कहा कि हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप अपनी जगह राज करते रहें, बस हमें थोड़ा सा टैक्स वगैरह या जो भी है पैसा देते रहें और अपने आप प्रिंसली स्टेट चलाएं, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्टली तो अंग्रेज ही राज करते थे, लेकिन उनको एक कह दिया था कि तुम आप जो है मैनेज करें यहाँ पे, बस हमें थोड़े से फीस दे दें, हम तुमसे ज़्यादा ताकतवर हैं। तो इस तरह से 93 सीट्स आती हैं छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट से। एक यहाँ हो गया, आसाम में हो गया, पंजाब हो गया, जूनागढ़ हो गया, जयपुर हो गया, हैदराबाद हो गई, ये सब क्या थे? बंगाल हो गया। ये प्रिंसली, बंगाल में तो डायरेक्ट राज करते थे। तो ये सब क्या थे? प्रिंसली स्टेट थे, ठीक, मतलब राजघराने जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो यहाँ से कितनी सीट्स आई थी? 93 सीट्स। अब इनको अगर हम और देखें तो ये जो सीट्स थी, 292 सीट, इसमें से 296 में से ये थी गवर्नर्स प्रोविंसेस। जो अंग्रेज थे वो राज कैसे चलाते थे कि यहाँ पे प्रोविंसेस बना देते थे। ये एक जगह है, इसको जो घोषित कर दिया कि जैसे मेन लोग तो यहाँ हैं, जैसे आज के टाइम में राज्य हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, ऐसे ही वो क्या करते थे? प्रोविंस मतलब राज्य बना देते थे। तो कितनी राज्य बनाए गए थे? 11 प्रोविंस बनाई गई थी। तो उन 11 प्रोविंसेस में से कितने मेंबर्स आए थे? 292, 292 मेंबर्स। और 4 मेंबर्स कहाँ से आए थे? 292, तो 4 इधर बचे, तो 4 मेंबर आते हैं 4 चीफ कमिश्नरी बनाई गई थी, ठीक। वो कहाँ कहाँ थी? बम्बई में, मद्रास, बंगाल बंगाल और अवध। हाँ, शायद अवधि था, अगर मैं ठीक हूँ तो। एक एक और थी, मुझे याद नहीं है, एक और थी। तो 4 कमिश्नरी बनाई गई थी, ठीक। ये सीट्स वहाँ से आ गई और बाकी की आई प्रिंसली स्टेट से। अब ये सीट्स जो थी अलग अलग पार्टियों ने जीती थी। ठीक। तो ये सीट्स जो थी अलग अलग पार्टीज़ ने जीती थी। अब वो पार्टीज़ कौन कौन सी थी? तो वो पार्टी, मुख्य पार्टी थी कांग्रेस, इसे बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस।
और एक मुख्य पार्टी और थी, वो थी जिन्ना वाली मुस्लिम लीग। इसकी जिन्ना की कौन सी पार्टी? मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? कौन सी सीटों में से? 296 में से, 296 में से मुस्लिम से, क्योंकि 93 तो राजा वाली थी, तो 296 में से मुस्लिम इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जीती थी 208, 208, एंड मुस्लिम लीग ने कितनी जीती थी? 73, 73। अब इसका मतलब ये हुआ कि 208 लोग थे मुस्लिम लीग के अनुसार, वो हिंदुओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और 73 मुस्लिम्स को। तो इन्हें लगा था कि हमारे रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है, और जो हमारे नियम कानून बनेंगे वो हमें ध्यान में रखकर नहीं बनाए जाएंगे। ठीक है, और बाकी की बची 15 सीटें वो किसी और ने जीती थी। तो मुस्लिम लीग को लगा कि हमारे ध्यान में रख के नहीं बनाए जाएंगे, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुस्लिम लीग बोली कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बैठेंगे, या तो हमें बराबर की सीट दो, या फिर हम तुम्हारे साथ संविधान अपना अलग बनाएंगे, हम तुम्हारे साथ संविधान नहीं बनाएंगे। तो मुस्लिम लीग नहीं बैठी, और पहली मीटिंग जो कब होती है संविधान सभा की, पहली मीटिंग मतलब पहली बार लोग बैठते हैं फिर, और पहली बार मुस्लिम लीग नहीं बैठती है। और कितने मेंबर बैठते हैं? 211 मेंबर अटेंड करते हैं, 208 ये, और इसमें से कुछ मेंबर अटेंड करते हैं। और ये कौन सी तारीख को अटेंड करते हैं? 9 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946 को ये लोग बैठते हैं। अभी अंग्रेज गए नहीं हैं, क्योंकि हमारा ये देश कब आज़ाद होता है? 47 में। तो अभी अंग्रेज नहीं गए, लेकिन अंग्रेज हैं, लेकिन उन्होंने ये अनुमति दे दी कि हम अपनी एक संविधान सभा बनाएं। तो 9 दिसंबर 1946 को ये बैठते हैं, और फिर ये डिस्कशन करते हैं। ठीक, और इन सब लोगों में एक बहुत ही बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, उनका नाम होता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनसे कह दिया जाता है कि कोई भी सभा होती है मान लो, तो जहाँ पर ये लोग बैठे हैं, तो इनको मैनेज करने के लिए एक आदमी बिठाया जाएगा ना, इसे अध्यक्ष बोलते हैं। तो उनसे कहा कि आप कुछ समय के लिए टेम्पररी क्या बन जाए? हमारे प्रेसिडेंट बन जाए। प्रेसिडेंट का असली मीनिंग होता है अध्यक्ष बनना है। तो कौन सबसे पहले अध्यक्ष बनते हैं संविधान सभा के? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर इसके बाद जो होता है वो इलेक्शन करा लिए जाते हैं, लोगों से कह दिया जाता है आप अपना अध्यक्ष चुन लें, और सबसे पहले अध्यक्ष कौन चुने जाते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले अध्यक्ष चुने जाते हैं। इनके साथ जो 22 प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, इस सभा के 22 अध्यक्ष, 22 मतलब उप अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो होते हैं H.C. मुखर्जी और V.T. कृष्णमाचार्य। H.C. मुखर्जी चुने जाते हैं और V.T. कृष्णमाचार्य। ठीक, इसके आगे क्या होता है वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।